हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस यूट्यूब चैनल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आज का ये सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारी एसएससी जेई 2023 की जो एग्ज़ाम होने वाली है इन दी अक्टूबर मंथ। उसके लिए कंप्लीट शेड्यूल हमारे पास आ चुका है, डिटेल शेड्यूल आ चुका है हमारे पास। तो कैसे हम उस एग्ज़ाम के लिए अब टारगेट कर सकते हैं, और अगर अभी तक हम लोगों ने नहीं तैयारी चालू की है तो अब कैसे उस पर जो है वो काम किया जा सकता है। ये वीडियो हम उन स्टूडेंट्स के लिए टारगेटेड लेकर चल रहे हैं जिन्होंने आज तक कभी एसएससी की प्रिपरेशन नहीं की हो या किसी ने पहले की भी हो लेकिन कुछ समय से किसी दूसरी एग्जाम की तैयारी में डिस्टर्ब रहे हो और अब दोबारा से एसएससी जेई के लिए फोकस करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए इस वीडियो में हम कंप्लीट गाइडेंस लेकर चलने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में अगर हम बात करते हैं तो हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे फोकस रहने वाले हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे फोकस रहने वाले हैं मतलब ये कि यहां पर सिर्फ ये फोकस रहेगा ही नहीं हमारा कि एसएससी जेई का स्टेज 1 एग्जाम है, प्री एग्जाम है, जितना भी कट ऑफ उसके आते हैं, कट ऑफ से ऊपर अगर हम मार्क्स ले आए हमारा काम हो जाएगा, फिर हम मेंस में सोचेंगे। नहीं, ये पूरा का पूरा वीडियो इसी स्ट्रेटेजी को बनाने में लगेगा कि आप कैसे अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाएं, दैट इज योर ग्रैबिंग ऑफ द सीट। आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर लें फिर मेंस का सोचें, फिर मेंस में जाएं, फिर सोचें आगे का, नहीं। हम शुरुआत से ही ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं जिससे कि आप एट द एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके, आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो आपकी प्रेफरेंस है वहां तक आप पहुंच सके। ये पूरा वीडियो इसी पर फोकस होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं एसएससी जेई ने जो अभी इसके रीसेंट नोटिफिकेशन में प्लेस की है, जो कि है हमारे पास टेंटेटिव कैलेंडर, जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है भाई 26 जुलाई से आपके जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग है वो यहां से चालू होने वाली है। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ फॉर्म फिलिंग, स्टार्ट ऑफ फॉर्म फिलिंग, और यही डेट आपकी होने वाली है दी एंड डेट। दिस इज दी एंड डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा, यहां पर टेंटेटिव बताया गया कि भाई अक्टूबर 2023 में एग्जाम होगी और उसी का फाइनल कंफर्मेशन है कि एसएससी जे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन का पेपर 1 होने वाला है 9, 10 एंड 11 अक्टूबर 2023। अब बात ये आती है यहां पर कि एसएससी जेई का पेपर है अक्टूबर में होने वाला है। पहले पेपर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पेपर का पैटर्न ये कहता है कि 2 टियर में एग्जाम होगा, टियर 1 टियर 2, मतलब पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा, पेपर 2 आपका कन्वेंशनल रहेगा। तो पेपर 1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 200 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? पूरे 200 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। 2 घंटे पेपर होगा। 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के होंगे, 50 जनरल अवेयरनेस के होंगे, 50 जनरल इंजीनियरिंग के होंगे, अगर आप सिविल से तो सिविल के होंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल के। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर 1। अगर क्वालिफाई करते हैं तो पेपर 2 के लिए विल बी एलिजिबल। अब बात ये आती है पेपर 2 जो होगा वो कन्वेंशनल पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। आपको रिटर्न मतलब जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसके अंदर भी। अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर पाते हैं तभी जाकर हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अगर हम बात करें हमारे पास यहां पर सिलेबस इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। पूरा का पूरा हमारे पास जो सिलेबस है यहां पर, दिस इज दी कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस कि स्टैटिक जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से क्वेश्चन आते हैं हर साल, करंट अफेयर आ रहा है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहा है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है हर साल। तो ये एक इंडिकेशन है मेरी तरफ से, जो कि आप जानते भी होंगे सिलेबस क्या है, बट जस्ट टू लेट यू नो कि ये चीजें स्पेसिफिकली पढ़ के जानी ही पड़ेगी सो दैट योर सिलेक्शन बिकम्स श्योर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इफ यू टॉक अबाउट द जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, सो दीज आर फ्यू ऑफ द टॉपिक्स दैट आर कॉन्स्टेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम और डेफिनेटली आस्क्ड इन द एग्जाम। कैसे 4 महीने में से कवर अप कर सकते हैं, हम आज उस पर बात करने वाले हैं।
अगर सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखेंगे तो दिस इज द सिलेबस दैट इज बीइंग मेंशन्ड, जहां से क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर साल। अगर बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास सिलेबस निकल कर आता है, दिस इज द कंप्लीट सिलेबस दैट इज बीन मेंशन्ड। एक जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको, सिर्फ स्ट्रेटेजी पे तो बात अब करना चालू करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के लिए, सो दिस इज द सिलेबस दैट इज फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर बात करते हैं, हमें प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी पे बात करना है, ठीक है, हमें प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी पे बात करना है। तो सबसे पहले सोचते हैं कि हमें जरूरत किस चीज की है, हमें जरूरत किस चीज की, तो वी बेसिकली रिक्वायर दी फाइनल सिलेक्शन। आपके पास फाइनल, और अगर मैं बात करूं टोटल मार्क्स की, तो टोटल मार्क्स बनते हैं आपके पास 200 जो कि प्री के हैं, और 300 जो कि मेंस के हैं, और इन दोनों से मिलकर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी 500 की। ये बनती है आपकी फाइनल मेरिट। दिस इज दी फाइनल मेरिट दैट वी आर गोइंग टू हैव। तो क्या पेपर 1 में सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर लेने से हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हो जाएंगे? एक सिनेरियो से देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि इफ यू आर एबल टू स्कोर 200 में से, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर कट ऑफ अगर देखें नियर अबाउट 110 के आसपास जाता है, अगर आपने 110 नंबर तक भी यहां पर स्कोर कर लिए, तो जनरल कैटेगरी से, यूआर कैटेगरी से आप, अनरिजर्व कैटेगरी से आप क्वालिफाई तो कर जाएंगे पेपर 1 में। पेपर 2 के लिए यू विल बी सिटिंग देयर, और पेपर 2 के लिए अगर देखा जाए तो फाइनल जो हमारे मार्क्स आने चाहिए 500 में से, अगर आपको एक बेहतर, आपकी चॉइस के बेसिस पे आपको जो है वो सीट चाहिए, तो यूजुअली अनरिजर्व के लिए 350 मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर देखने को मिलते हैं, तो यस योर सिलेक्शन इज गोइंग टू बी श्योर। अब 350 अगर यहां चाहिए और 110 यहां पर आ रहे हैं, तो 300 में से आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा? तो दैट इज इक्वल टू 220, सॉरी दैट इज इक्वल टू 240 के बराबर। तो रिलेटिवली ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जब ये मुश्किल है कि 300 में से 240 250 तक के मार्क्स स्कोर कर पाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो फिर यहीं पर सारी स्ट्रेटेजी हमारी फेल हो जाती है। तो दिस इज दी फेल स्ट्रेटेजी, कि अगर आपने इतने मार्क्स लेकर आए हो प्री में, तो मेंस में इतना आना बहुत मुश्किल है, तो फिर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में आना वो और मुश्किल हो जाएगा। So this is the fail strategy that I consider as। तो अब बात ये आती है कि सर हमें काम कैसे करना चाहिए, हाउ डू वी हैव टू फोकस। तो हम जो है यहां पर बात करते हैं कि हमारे पास जो एक करेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो करेक्ट स्ट्रेटेजी के नाम पे अगर सोचें, प्री में अगर 140 प्लस का अगर हम टारगेट लेकर चलते हैं, 140 प्लस का टारगेट लेकर चलते हैं, तो हमें अल्टीमेटली 350 मार्क्स तक का एक फाइनल स्कोर डेवलप करने में हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी 200 से 210 मार्क्स की। और 200 से 210 नंबर लाना अपने आप में एक चैलेंजिंग तो होता ही है, कई सारे बच्चों के लिए चैलेंज हो जाता है। शुरुआत में लगता है कि नहीं ले आएंगे इतने मार्क्स, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है एंड मोमेंट पर। एक आध गलती से कोई कॉन्सेप्ट हमारा एंड मोमेंट पे एग्जाम हॉल में गलत हो गया, हमने क्वेश्चन गलत कर दिया, 30 नंबर क्वेश्चन पूरी तरह गलत हो गया, आप बहुत पीछे हो जाते हैं। तो श्योर शॉट इतने नंबर ला पाना अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है, लेकिन बच्चे कर लेते हैं स्कोर। लेकिन इस लेवल तक ले जाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट आई डू सजेस्ट इज कि पहले तो टारगेट ही अपना ये बनाओ कि अगर आपने पहले ही शॉट में अगर बेहतर मार्क्स स्कोर कर लिए, तो अब आगे की जो जर्नी है आपकी वो बहुत आसान हो जाती है। अभी 140 मार्क्स के लिए अगर देखा जाए तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपके पास यहां पर आपको जीएस, आपका रीजनिंग और आपके पास टेक्निकल पोर्शन, इन तीनों को अगर सोचा जाए तो जीएस में एक बच्चा मतलब बहुत अच्छी तरीके से भी पढ़ता है
बहुत अच्छी तरीके से भी, तो भी उसके लिए आई अज्यूम कि 20 से 25 मार्क्स तक स्कोर करना एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। दिस इज वेरी गुड स्कोर। 20 से 25 अगर जीएस में लेकर आ पाते हो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बात आती है रीजनिंग की। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस में अगर बात की जाए तो यह देखने को मिलता है कि रीजनिंग में यूजुअली 45 से 50 के बीच का जो स्कोर है वो स्कोर आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। अगर इतना लेकर आप आते हो 45 से 50 के बीच में, 45 भी चलेगा, 45 से 50 के बीच का अगर सोच पाते हो तो फिर आपके लिए अब आगे का पार्ट बहुत ही आसान हो जाता है। टेक्निकल में अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए हमें अल्टीमेटली 140 और 150 तक के स्कोर पे जाना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा 150 तक का, तब जाकर हम शायद तक 140 पे लैंड कर पाएंगे। सिविल वाले टारगेट बनाएंगे 140 तक का, तब जाके 130 पर लैंड कर पाएंगे। तो इस स्कोर पर पहुंचने के लिए अगर हमें 150 समथिंग का स्कोर चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो हमें 45 से 50 और ये यहां से अगर हम 20 नंबर जोड़ भी लेते हैं तो हमें यहां पर कम से कम अगर देखे भी सही तो हमें 80 प्लस तो टेक्निकल में लेकर आने ही पड़ेंगे, तब जाकर हम जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के केस में हम 150 तक का स्कोर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ टेक्निकल पोर्शन, अगर हम सिविल के लिए बात कर लेते हैं तो सिविल के केस में मुझे यही स्कोर 72 75 पे सोचना पड़ेगा। अगर मैंने इतना कर लिया तो भी मेरा काम हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम की स्ट्रेटेजी अगर सही बनाते हो तो इफ यू सी इट हियर, मान लो फॉर एग्जांपल आपने यहां पर 50 स्कोर नहीं कर पा रहे हो, 45 तो आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। मैंने स्टार मार्क लगाया यही दिखाने के लिए कि इतना बच्चे कर रहे हैं पेपरों में, आपको भी करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा 45 का स्कोर। और अगर मान लो जीएस में आपने स्कोर कर लिया फॉर एग्जांपल 20 का भी स्कोर कर लिया, ये करना भी पड़ेगा आपको। तो 45 और 20 गोज टू 65। और अगर आपको यहां पर इस रेंज में आना है, 140 तक की रेंज में आना है, तो 65 और 75 आपको जो है वो 140 तक की रेंज में लेकर आ सकता है। मैंने बहुत ज्यादा नंबर नहीं जोड़े हैं, बहुत ज्यादा नंबर नहीं लिए हैं। आपको सिर्फ इन चीजों पे फोकस करना है कि कैसे आप इस स्ट्रेटेजी तक पहुंच सकते हो। तो अगर किस्मत अच्छी हुई आपकी, रीजनिंग अच्छा डेवलप कर लिया आपने, 50 नंबर तक लेकर आ पा रहे हो, यहां पर थोड़ा सा ड्रॉप डाउन भी अगर हो जाता है, यहां पर इस स्कोर तक आ जाते हो, तो यू विल बी एबल टू ग्रैब अ वेरी गुड मार्क्स। 140 प्लस तक की रेंज, 150 प्लस तक की रेंज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आ सकती है। कैसे डेवलप करना है इन मार्क्स के लिए, कैसे आपको वर्क करना है इन दी नियर कमिंग 4 मंथ, उस पर अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आगे आने वाले 4 महीनों में आपको क्या करना है, आपको देना है 1 आवर डेली। आपको रोज 1 घंटा देना पड़ेगा रीजनिंग के लिए। 50 नंबर की रीजनिंग है, सिलेबस बहुत छोटा है, 50 के 50 नंबर आप स्कोर कर सकते हो अगर रीजनिंग में आपने सही तरीके से रोज का 1 घंटा दिया तो। आपको 1 आवर डेली देना है, ठीक है। आपको यह बात ध्यान रखना है, इनिशियली आपको लर्निंग पे फोकस करना है, टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद फाइनली आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पे ही काम करना है। रीजनिंग को छोड़ना मत, रीजनिंग को हल्के में मत लेना। रीजनिंग जो है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आधे घंटे का समय मिलता है। स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, वरना मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि लगता तो है उन्हें कि सर 50 में से 45 तो कर लेंगे, 35 नंबर लेकर आ पा रहे हैं। अगर नंबर कम होना चालू हुए तो इतने पीछे आ जाएंगे कि जो 140 का टारगेट सोचते हैं वो 90 पर आकर अटक जाते हैं। ये गलतियां नहीं करना है। रीजनिंग में रोज 1 घंटा दो, आने वाले 4 महीने के अंदर आप इतना कर लेंगे कि आपका रीजनिंग बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाएगा। बात करते हैं आने वाले 4 महीने में आप क्या कर सकते हो। तो जनरल स्टडीज के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, डू नॉट गिव अ लॉट मोर ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि स्कोर भी कमी लेकर आना है, स्कोर भी कमी लेकर आना है। बहुत ज्यादा स्कोर के पीछे भागना मत,
नहीं जरूरत पड़ती इतने स्कोर की। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप क्या करिएगा, जीएस के लिए आप दिन निकाल लीजिए सैटरडे और संडे का, सैटरडे और संडे का दिन निकाल लीजिए और ओनली फोकस ऑन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ओनली फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, सब कुछ ग्रैब करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बटोरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ो कि आप 20 से 25 नंबर तक लेकर आ सको। सब्जेक्ट्स का डिवीजन प्रॉपर करो, पूरे रूटीन को डिवाइड करो। सैटरडे संडे को आपको डेली, सैटरडे संडे डेली 4-4 घंटे का समय देकर चलना है आने वाले 4 महीने तक। यू विल बी एबल टू गो थ्रू द एग्जाम। ठीक है, ये आपको जो है वो स्ट्रेटेजी लेकर चलनी पड़ेगी। अच्छा, बात करते हैं इसके बाद। अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पर, ठीक है, अगर हम देखते हैं जीएस के बाद बात आती है हमारे टेक्निकल के पोर्शन की। अब टेक्निकल के पोर्शन पे कैसे फोकस करना है, तो इसके लिए आप टाइम दीजिए आने वाले 4 महीने में मंडे टू फ्राइडे का, मंडे टू फ्राइडे आप टाइम दीजिए। आपके पास 1 घंटा यहां पर डेली रीजनिंग में जा रहा है, जीएस को आप डेली टच नहीं कर रहे हो। मंडे टू फ्राइडे आप समय दीजिए, ठीक है, कितने का, 6 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स तक का टाइम दीजिए। आप टेक्निकल में देना ही पड़ेगा, जिसमें आपको दोनों चीजें फोकस करके चलनी पड़ेगी। दोनों चीजें मतलब मैं तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 2 बोल रहा हूं, लेकिन 3 पार्ट है। वो 3 पार्ट ये कहते हैं कि आपको एक रेगुलर सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा, एक रेगुलर सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा, और रेगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एक लेकर चलना पड़ेगा प्रैक्टिस ऑफ ओल्ड सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिस ऑफ ओल्ड सब्जेक्ट जो आप पहले पढ़ चुके हो। मतलब अगर आपने इस महीने जो पढ़ लिया है, या इस महीने मान लो आपने 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो अगले महीने आपका रेगुलर सब्जेक्ट चलता रहेगा, लेकिन उस अगले महीने में आपको वो 2 से 3 सब्जेक्ट के कंटिन्यूअसली, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, इन सब के क्वेश्चंस को लगाते रहना पड़ेगा। उसमें आपका काफी सारा समय चला जाता है। तो प्रैक्टिस ऑफ ओल्ड, साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स पे डेली काम करते रहना पड़ेगा, और विद इन 2 to 3 मंथ आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाने चाहिए। इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा आपको, कैसे करना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि आप जो रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चूंकि समय हमारे पास सिर्फ 4 महीने का है, यहां पर फोकस करेंगे हम, फोकस करेंगे, फोकस ऑन हायर वेटेज, फोकस ऑन हायर वेटेज। शुरुआत में हम इतना फोकस करेंगे कि हमारे पास लगभग हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट से 80% ऑफ सिलेबस हमारा कवर हो जाए। 100% सिलेबस कवर करने में समय बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन 70 to 80% ऑफ सिलेबस कैन बी कवर्ड इन लेस नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि जो बचा हुआ 20 to 30% का सिलेबस है हमारे पास, उसका पोर्शन बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसका हमारे पास समय जो है वो बहुत ज्यादा लग जाता है उसको कवर अप करने में। तो उसके पीछे भागने ज्यादा अच्छा है। अगर 70 to 80% ऑफ कंटेंट को हमने ज्यादा बेहतर कर लिया ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, तो हम बहुत आसानी से हमारे उस स्कोर तक जा सकते हैं जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है 140+ का टारगेट सेट करने की। ठीक है, बात करते हैं प्रैक्टिसिंग हमें डेली करती रहनी पड़ेगी प्रीवियस सब्जेक्ट्स के लिए, नॉट फॉर द कमिंग सब्जेक्ट्स, वो तो हमारे पास हमेशा आते रहेंगे सामने। ठीक है, ध्यान ये देना है कि इसमें आपको जो सब्जेक्ट से हायर वेटेज वाले, इनके लिए आपको प्रायोरिटी सेट करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हाईएस्ट वेटेज वाले, हाईएस्ट वेटेज वाले, और वहीं पर आपको सेकेंडरी के अंदर जो है इससे कम, ठीक है, लेसर वेटेज वाले, लेसर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। तो जिनका वेटेज ज्यादा होता है उन पर पहले काम किया जाए और फिर बाद में उन पे काम किया जाए, अगर समय बचता है तो जिनका वेटेज बहुत कम है। इन दिस मैनर आप अपने प्रिपरेशन को एक बूस्ट दे सकते हो, और सिर्फ 4 महीने के अंदर, किसने कहा एग्जाम नहीं निकलती, निकाली जा सकती है। बस सिर्फ आपको एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करना पड़ेगा और उस एग्जाम में आप बहुत आसानी से जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो।
अब बात आती है कि हमें अल्टीमेटली इफ यू टॉक अबाउट, हमारे पास हमें फाइनल मार्क्स सोचना है कि 500 का पेपर है, उसमें से अगर जनरल कैटेगरी से है तो इतने नंबर तो लाने ही हैं। इतने नंबर लाने के लिए पहली फेल स्ट्रेटेजी पे फोकस बिल्कुल भी मत करना, फोकस करना दिस करेक्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिसके थ्रू आप बाद में लेसर लोड में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ एंड यू आर एबल टू ग्रैब द सीट। तो ये जो जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपके फायदे के लिए, सो दैट आप बिना किसी टेंशन के बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो बात करते हैं हमारे पास इस स्ट्रेटेजी में कैसे वर्क किया जा सकता है। तो जरा देखिएगा आपको उसके लिए एसएससी जेईई एग्जाम का पैटर्न जानने की जरूरत है। फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद द एग्जाम पैटर्न, हर बच्चे को ये करना पड़ेगा। जब तक एग्जाम पैटर्न को बेहतर तरीके से नहीं पहचान लेते, ये स्ट्रेटेजियां काम नहीं करेंगी। तो ये आपको अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से, कोई नींद उठा के पूछ ले कि वे पैटर्न कैसा कैसा आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो है वो 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर का आ ही रहा है जीएस के अंदर, तो हमारे पास करंट अफेयर्स में एक अपॉइंटमेंट से आएगा ही आएगा। हर एक चीज के बारे में बारीकी से पता होना चाहिए। अगर है, जहन में है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर बात करें एनहेंस योर टाइम मैनेजमेंट स्किल, मतलब क्या करना है, सॉल्व एज मेनी एज दे कैन इन अ टाइमली मैनर, मतलब आपको क्वेश्चंस इतने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो, आपने समय निकाला कि मुझे रोज रात को 10 से 11 के टाइम पीरियड में मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो 1 घंटे का समय अगर आपके पास है, 100 क्वेश्चन गुजरने चाहिए आपकी आंखों से सामने से। अगर ऐसा है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी कभी यह फील नहीं कर पाएंगे कि यार मुझे टाइम कम पड़ गया। क्यों? बिकॉज यू आर वेरी मच एबल टू डू 100 क्वेश्चंस इन 1 आवर टाइम पीरियड। तो आपकी प्रिपरेशन वैसे ही बेहतर होती चली जाएगी। ध्यान ये रखना है इस बात का। शॉर्ट नोट बनाते वक्त ध्यान रखना है, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स विच विल हेल्प यू रिवाइज क्विकली। आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट बनाने हैं जिससे कि आप रिवीजन के टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको। किसी दूसरे के शॉर्ट नोट से आपको हर बार वो चीज नई पड़ी हुई जैसी लगेगी और वो आपके लिए हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो इस बात को गांठ बांध ले और ध्यान रख लें कि शॉर्ट नोट आपके बनाए हुए अगर होंगे तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बात करते हैं, आपको फॉर्मूलेस को मेमोराइज करने के लिए आपको लिख कर रखने पड़ेंगे और आपकी इस 4 महीने की प्रिपरेशन के दौरान कई बार इन्हें लिखने की जरूरत पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा आपने एक बार कभी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, फॉर्मूला लिख लिया होगा, उसके बाद हर बार पन्ने पलटा पलटा कर सिर्फ देख देख कर पढ़ कर आप उन्हें रिवाइज कर रहे हैं, नहीं होगा उससे काम। जितनी ज्यादा बार लिखोगे फॉर्मूले, कभी भी समय निकाल लिया एनी डे, कभी भी सुबह उठे 7 बजे उठे मॉर्निंग में और 1 घंटा निकाल लिया कि मुझे आज इन सब्जेक्ट के सारे फॉर्मूले लिख कर रखना है, जस्ट गो थ्रू इट। 1 घंटे के अंदर आधे सब्जेक्ट के फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं और जितनी बार लिखोगे उतना ज्यादा फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूले में हमेशा गड़बड़ी होती है, बच्चे भूल जाते हैं क्या डिनोमिनेटर में क्या न्यूमरेटर में रहता है, सब भूल जाके गलत कर आ जाते हैं और फिर आखिर में याद आता है कि सिली मिस्टेक हो गई। नहीं करना है। बात करते हैं सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हमेशा हेल्प करेंगे आपको। पीवाईक्यूज अगर बेहतर तरीके से कर ले रहे हो तो एक आइडिया मिलता है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और साथ में आपकी जो प्रिपरेशन है वो एसएससी जेईई के अकॉर्डिंग होती है। क्यों पीवाईक्यू की जरूरत है? क्योंकि पिछली एसएससी में वही 200 क्वेश्चन 2 घंटे में पूछे गए थे, आगे चलकर भी 2 घंटे में 200 क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं। अगर उन क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए कि नहीं 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 मैं गलत जा रहा हूं, मुझे ऐसे ही 100 क्वेश्चन अगर करने में 1.5 घंटा लग जा रहा है तो मैं तो एग्जाम में फेल कर जाऊंगा, आपको वो स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प कर देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, मास्टर द टॉपिक्स दैट अपीयर टू हैव अ हायर वेटेज एंड आर रिपीटेड द मोस्ट, ये भी हमने बात किया। टेक मॉक टेस्ट लेने से आपको ये मदद मिल जाती है कि आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी डेवलप हो जाती है कि नहीं 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 मैंने 3 से 4 मॉक टेस्ट लिए हैं एग्जाम से पहले और सभी के अंदर मैंने गड़बड़ी कर दी कि मैंने जीएस पहले उठा लिया, जिससे कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है कि मुझसे कुछ बन ही नहीं रहा है और मेरा पेपर बिगड़ जाता है। मॉक टेस्ट हमेशा आपको स्ट्रेटेजाइज करने में हेल्प करेंगे कि एग्जाम के पहले मैं कितनी अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज का कॉम्बिनेशन बनाकर ये पता कर सकता हूं कि यार मैं किस में गलत हूं और किस में सही हूं और किस में मेरा बेस्ट स्कोर आ सकता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। So this was the complete information about the SSC JEE exam preparation for the coming 4 month। हम इस आपकी प्रिपरेशन को हेल्प कर सकते हैं by providing you the test series for the SSC JEE 2023। हर तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हर ब्रांच के लिए अवेलेबल है। आपको बस AEC+ एप्लीकेशन विजिट करना है,
विच इज पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस, और आप वहां पर इन टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी प्रिपरेशन में आपको कहीं भी लग रहा है कमी है, तो आप AEC द्वारा डेवलप किए गए सार्थक बैच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए आप इनमें भी एनरोल कर सकते हो अपने आप को और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हो। 1 जून से नया बैच चालू भी होने वाला है SSC JEE 2023 के लिए। ध्यान रखिएगा, आपके पास SSC JEE की प्रिपरेशन के लिए एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की AEC प्लस JEE लाइव कोचिंग आप जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को भी बूस्ट कर सकते हैं। So that's it. Thank you every one of you for joining in this video. I hope आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि मुझे SSC JEE अगर क्वालिफाई करना ही है तो यही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, अदरवाइज तो मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आने ही वाली है। तो अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, हम एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजिक वीडियो भी लेकर आ सकते हैं कि कैसे हर एक सब्जेक्ट को तोड़ तोड़ कर भी कैसे पढ़ा जा सकता है और उससे प्रिपरेशन को बूस्ट दिया जा सकता है। हम ऐसे भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।